बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इसमें हम लोग जब भी किसी रिएक्शन की बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के मुताबिक ही वेरी करे। देखो, मैं तुम्हें डिफरेंस भी समझाऊंगा जब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में और केमिकल काइनेटिक्स में। बट पहले ऑर्डर क्या है उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। इट इज द exponential power with respect to a reagent which comes in rate law expression. तो जब भी हम लोग रेट को डिफाइन करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में तब हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना होता है और उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जिक्र वहां पे होता है, बात होती है। तो ये एक्सपोनेंशियल पावर है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएजेंट विच कम्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अभी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है उसको थोड़ा देखो। रेट लॉ the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of reagent concentration or pressures if gas raised with their exponential order। इस लाइन का मीनिंग क्या है? इस लाइन का मीनिंग देखो, जैसे मैं रिएक्शन लिखता हूं ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। जब हम ये रिएक्शन लिख रहे हैं ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे आर विल बी प्रोपोर्शनल टू रिएजेंट के जो कंसंट्रेशन है। तो जनरली हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट पार्ट लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। एनसीईआरटी में तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। हालांकि प्रोडक्ट अगर चेंज कर रहा है तो प्रोडक्ट भी आ सकता है, मैं कंडीशन अभी लिखाऊंगा। तो हम पहले स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं ए की पावर स्टोइकियोमेट्रिक नहीं बोला है, ऑर्डर बोला है। ऑर्डर स्टोइकियोमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसको हम मान लो कि एम से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किसी एम से वेरी कर रहा था, इंटू बी की पावर एन से वेरी कर रहा है मान लो। अब देखो, एम ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एन भी बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसको जब अपन ओपन करेंगे तो आर इज इक्वल टू के ए की पावर एम बी की पावर एन, ऐसा बोलेंगे। और इसमें जो आर है ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन,
के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। एम जो है वो है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। एन जो है ये है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर मैं इस रिएक्शन के ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं तो ये हो जाएगा m प्लस एन। m और n may be और may not be equal to a और b। तो m और n जो है वो a और b के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो ऑर्डर के बराबर हो। तो ऑर्डर जो है एक्सपोनेंशियल पावर है विद रिस्पेक्ट टू रिजल्ट व्हिच कम्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन से हमको पता क्या चलता है, हमको पता चलता है कि किस ऑर्डर से किसी का कंसंट्रेशन या प्रेशर चेंज करेंगे तो रेट चेंज हो जाएगा, ये हम लोग को पता चलता है। तो रिएजेंट जो है किस ऑर्डर से वेरी कर रहा है उसका आपको अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसको अप्लाई कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं एक इंडस्ट्री लेता हूं जिसमें ए और बी से कुछ सी बन रहा है और मैंने लिख दिया आर इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 3। मान लो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इंडस्ट्री में ये रिएक्शन जो बन रही है तो ऐसे वेरी कर रही है कि ए के ऊपर पावर 1 आ रहा है, बी के पावर 3 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इफ कीपिंग A as constant and varying B we can have change in rate of reaction। या अपन ऐसा बोल रहे हैं if keeping B as constant and varying A we can have change in rate of reaction। तो किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को अगर हम वेरी करें तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज मिल सकता है। अब इस पॉइंट को थोड़ा डीप में समझते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। भाई क्यों ऐसा है कि हम लोग को ऑर्डर पे फोकस करना पड़ रहा है? जो ऑर्डर है किसी रिएक्शन का होए लेकिन फिर भी हम लोग को फोकस क्यों करना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। फोकस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बेटा अगर ए का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको डबल करूंगा तो रेट डबल ही होगा। लेकिन बी का ऑर्डर है 3, तो अगर मैं बी का कंसंट्रेशन को डबल करूंगा तो ओवरऑल रेट जो है वो 2 की पावर 3 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसको मैं लिखवा भी देता हूं, ध्यान से लिखो।
जैसे अगर हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो तो हो गया कि 1+3 4 हो गया। लेकिन अगर मैं रिएजेंट वाइज बात करूं तो रिएजेंट वाइज ध्यान देना, इफ B is constant and A is doubled, if B is constant and A is doubled, R becomes 2R, मतलब R भी डबल हो जाएगा। भाई देखो, R इज इक्वल टू के A की पावर 1 है और B की पावर 3 है। तो इसको तो हमने चेंज नहीं किया, लेकिन A को क्या कर दिया, A को बना रहे हैं 2A, तो R भी क्या हो जाएगा, R भी इक्वल टू के इंटू 2A की पावर 1 इंटू B की पावर 3। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू के इंटू ए इंटू बी की पावर 3, और ये जो टर्म था ये पहले क्या था, ये आर था, तो क्या हो गया, तो इसको मैं आर डैश लिख रहा हूँ मान लो, तो आर डैश विल बी इक्वल टू 2R, ऐसा हो जाएगा। आर बिकम्स 2R, डबल हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड केस लेते हैं, इफ A is constant and B is doubled, R becomes 8R। ये कैसे होगा, देखो, R इज इक्वल टू के A की पावर 1 B की पावर 3, तो A को तो चेंज कर नहीं रहे, B को हमने क्या कर दिया, 2B कर दिया, तो R डैश इज इक्वल टू के इंटू A की पावर 1 इंटू 2B की पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3, 8 को बाहर ले लो, तो 8 इंटू के A की पावर 1 B की पावर 3, जो कि ये तुम्हारा क्या था, ये R था, तो R डैश विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ R। तो तुम देख सकते हो कि एक ही इक्वेशन में अगर मैं दोनों रीजन्स को अलग अलग तरीके से चेंज करूं तो रेट मेरा अलग तरीके से वेरी हो रहा है। जैसे मैं अगर B को कांस्टेंट रखा, A को डबल किया तो R डबल हो गया, और A को कांस्टेंट रख के लेकिन B को डबल करूं तो R 8 गुना हो जाएगा। तो मुझे फायदा किस में, मुझे फायदा तो इसी में है ना। जनरली इंडस्ट्री वगैरह में जो भी चीज़ चल रही होती है उसमें जल्दी बन चाहिए, मतलब लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। पेशेंस होना चाहिए लेकिन पेशेंस की कमी है, और उस वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाता है लोगों को, पेशेंस जिसमें नहीं होता है। इसलिए तुम भी अपने अंदर पेशेंस लेके आओ, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं पढ़ना है, पेशेंस रखते हो पढ़ो, तो तुम कभी भी ऐसे पढ़ाई से भागोगे नहीं। तो इंडस्ट्री में ये है कि थोड़ा बहुत उसको लॉस भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी सामान आ जाए और जाके फिर आगे प्रोसेसिंग उसका सामान का करे, वो ऐसा वो करे, बेचे। तो फायदेमंद इंडस्ट्री के लिए यही है कि जिसको जल्दी मिले, तो जल्दी मिले, तो जल्दी मिले के लिए अगर वो A को वेरी करेगा तब तो दुगना खाली होगा, लेकिन B को वेरी करेगा बेटा तो 8 गुना हो जाएगा। दिस इज वेयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको एक रिएक्शन में जितने भी रिएजेंट दिए हुए उन सभी के ऑर्डर का आइडिया है, तो आप जो है ये जज कर पाएंगे, आप ये सोच पाएंगे कि भाई इस रिएक्शन को सही से होने के लिए क्या चाहिए, इस रिएक्शन को जल्दी होने के लिए क्या चाहिए, सही से होने के लिए क्या चाहिए, किसको चेंज करूं किसको छोड़ दूं, ये सब आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन वाले टर्म में आ रहे हैं, उसको समझो।
important points with respect to order. ऑर्डर के रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहली बात, ऑर्डर is an experimentally determined quantity. तो ऑर्डर जो है वो ऐसे रिएक्शन को देख के तुम नहीं बता सकते हो. रिएक्शन का कुछ डेटा अगर तुम्हारे पास होगा कि भाई इतना ले रहे थे तो इतना चेंज हो रहा था, इतना ले रहे थे तो इतना चेंज हो रहा था, तो उसको उससे हम लोग निकाल सकते हैं. तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है. जैसे हम एग्जांपल अगर ले लें कि अगर r इजिकल टू के ए की पावर मान लो कि m है, ऐसा मुझको दिया हुआ है. बोला है कि a को डबल करते हैं तो रेट जो है मान लो कि वो 4 टाइम्स हो जाता है. ऐसा अगर डेटा आपके पास है तो आप बता सकते हो. रिएक्शन था मान लो A गिव्स B, लेकिन रिएक्शन को देख के अपन ऑर्डर नहीं बता सकते क्योंकि जिससे वेरी करता है वो रिएक्शन के अंदर चल रहा होता सब कुछ. तो बोला A को डबल किया तो R जो है वो 4 टर्म्स हो गया, 4R हो गया. तो सिंपल सोचो भाई, ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज होना नहीं है. अगर इसको डबल करते हैं ये 4 गुना हो जाता है, तो ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब डबल के ऊपर क्या हो, एक और पावर 2 हो. 2 की पावर 2 4 होता है. तो दिस सिंपली मीन्स m इज इक्वल टू 2, मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू 2 हियर. बात समझ में आई? सिमिलरली मान लो बोलता है इफ बोलता है कि A को कर दिया 3A और बोला रेट जो है वो चेंज ही नहीं हुआ, रेट R ही रह गया, रेट चेंज नहीं हुआ. तो देखो अगर A को 3 गुना करने पे भी रेट जो था वही है, अभी भी R ही है. ऐसा कब हो सकता है? जब ये पावर कितनी हो. सोचो, अगर पावर 1 होगा तब तो भाई 3 गुना करेगा तो वो भी 3 गुना हो जाएगा, 2 होगा तो 3 करेगा तो 9 गुना हो जाएगा, 3 होगा तो 27 गुना हो जाएगा. लेकिन इसको चेंज करने पे भी ये चेंज नहीं हो रहा है, R चेंज नहीं हो रहा है. ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये 0 ऑर्डर हो, पावर कितनी हो, 0, तो m इज इक्वल टू 0. तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर को आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. रिएक्शन देख के तो तुमको घंटा कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा भी. लेकिन पता कैसे चलेगा? पता चलेगा इस ऐसे कि डेटा कुछ रहेगा, भाई इतना चेंज कर रहे हैं तो इतना होगा, इतना कर रहे हैं तो इतना होगा, इससे तुमको पता चलता है. तो इसलिए मैंने लिखा है ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी. ये सबसे पहला पॉइंट. दूसरे पॉइंट पे आते हैं. दूसरा पॉइंट जो है ये कि ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 एंड इवन फ्रैक्शन. क्योंकि देखो ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं है इक्वेशन की स्टोकियोमेट्री या किसी चीज से, लेकिन कैसे वेरी कर सकता है वो भी तुमको एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा. तो कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा. तो ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इवन फ्रैक्शन. तीसरे पॉइंट पे आते हैं. प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट may also come in rate law expression.
तो रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ रिएक्टेंट आता है, उसमें अपन प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं, बट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज रिटन विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो रिएक्टेंट्स के रेस्पेक्ट में ही खाली लिखा जाता है। चौथा पॉइंट, देयर इज नो रिलेशन ऑफ ऑर्डर विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ऑर्डर का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं सोच पाएंगे कि भाई रिएक्शन दे दिया और उसके हिसाब से हम ऑर्डर जज कर पाए, ऐसा नहीं है। हालांकि ये जो कंडीशन है कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही कब ऑर्डर बन जाता है, ये एक केस में एप्लीकेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। अभी जो है देयर इज नो रिलेशन ऑफ ऑर्डर विथ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई रिलेशन नहीं है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ ऑर्डर का। और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो, फ्रैक्शन, और पूरा का पूरा क्या एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। ऑर्डर पता करने के बहुत सारे टाइप्स भी हैं, लेकिन जैसे इस तरह का आपको कुछ डेटा दे दिया तो आप उसको ऑर्डर निकाल सकते हैं। इस तरह की चीजें हैं, इस तरह की बातें। नेक्स्ट अब कंपैरिजन देखो जो तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है और केमिकल काइनेटिक्स में जो तुमको यूज करना है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा, तो इक्विलिब्रियम जो है, यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे। हियर द रेट लॉ इज थ्योरेटिकल लॉ। तो ध्यान करो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी तुम लोगों ने रेट लॉ पढ़ा है। जब हम लोग वहां पे एक्सप्रेस करते हैं आर बराबर, वहां पे कोफिशिएंट को ही ऑर्डर ले लेते हैं। तो हियर द रेट लॉ इज थ्योरेटिकल लॉ, प्रैक्टिकल लॉ नहीं है। दूसरा, ऑर्डर इज टेकन सेम एज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। Order is taken same as stoichiometric coefficient. यहां बात करते हैं काइनेटिक्स में। तो हियर द रेट लॉ इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि यहाँ पे एग्जैक्टली में किस हिसाब से कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, किस ऑर्डर से चेंज हो रहा है, वो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकल लॉ है, एकदम रियलिस्टिक लॉ। और यहाँ पे ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जैसे अगर मैं
केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर लिखता हूँ ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, मान लो कि मैं ऐसा कुछ रिएक्शन लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या बोलोगे, आर बराबर के ए की पावर ए बी की पावर बी। याद करो तुम लोगों ने इस तरह की चीजें पढ़ी हुई है जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते थे। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आता था गुल्डबर्ग एंड वॉज वाला। तो यहाँ पे हम लोग जो कोफिशिएंट होता है ना, वो ही ऑर्डर ले सकते हैं लेकिन यहाँ अगर मैं बोलता हूँ ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, तो यहाँ पे जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा ए की पावर एम बी की पावर एन, ऐसा बोलना पड़ेगा। एम और एन मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ए और बी। तो एम और एन जो है वो ए और बी के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आपका कुछ भी मतलब यहाँ पे हो सकता है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट मतलब ऑर्डर, कभी कभी आप यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से भी जज कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पे थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए। आई होप ये लिख लिया होगा सभी लोगों ने। कंपैरिजन जो ये है जो तुम 11th क्लास में पढ़े हो बेटा, लास्ट के चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक के टाइम पे, और ये तो भाई अभी पढ़ रहे हो 12th क्लास में तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस डिफरेंस ये है कि वो थ्योरेटिकल हम लोग बोलते हैं, उसमें एक्चुअली में क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी रिएक्शंस है ना, वो सारी रिएक्शन एक टाइप का एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसीलिए उसके जो कोफिशिएंट हैं वो बराबर हो जाते हैं तुम्हारे ऑर्डर के। और यहाँ पे क्या है, यहाँ देखना पड़ता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है कि नहीं। दो टाइप्स हैं रिएक्शन के, आगे पढ़ाऊंगा। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा होता है कि उसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, वो बन जाता है ऑर्डर। हालांकि वो भी एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइंड है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कि सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में जो हो जाती है। तो वो जो रिएक्शन होती है जो एक ही स्टेप में होती है, उसमें ऐसा होता है कि ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप रिलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका आ सकता है, आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो डिटरमाइन करो, देखना पड़ता है, मेरे डेटा दिया होता है उससे आप निकाल सकते हो। तो इसमें बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है दूसरा कि जब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट किस तरह से होता है कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो चेंज हो सकती है, उससे हमको एक ऑर्डर का पता चल सकता है कि भाई कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। इसको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जब हम लोग रेट की बात करते हैं तो R बराबर के ए की पावर एम, मान लो कि ऐसा मैंने लिख दिया एक रिएक्शन के लिए जो ए से वेरी कर रहा है जहां पे एम क्या है, एम इज द ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर भी वही हो गया, और एम इज द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो भी वही है। तो देखो, इफ पहले रेट का सोचो, रेट का यूनिट क्या है? रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड। या इस तरह से लिख लो इसको, एक ही बात है।
पहला केस ले रहे हैं इफ m इज इक्वल टू 0, मतलब कि 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। एंड अगर ऐसा हो गया m इज इक्वल टू 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो इस केस में जब ये 0 हो जाएगा तो भाई समथिंग की पावर 0 तो 1 ही हो गया, उसकी कोई यूनिट नहीं रह जाएगी वहां पे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा K, मतलब कि रेट कांस्टेंट की भी यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जब रेट कांस्टेंट K जो है ये अपना रेट कांस्टेंट है, तो अगर कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में तुमको ऑर्डर पता नहीं चल रहा है, अभी इसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सबके फॉर्मूले वगैरह सब आते रहेंगे, 0 ऑर्डर, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि तुमको फॉर्मूला पता ही नहीं चल पा रहा है कि भाई कौन सा यूज़ करना है, या क्वेश्चन में भी ऐसा दिया नहीं है डायरेक्टली कि कौन सा ऑर्डर हो रहा है, क्या चल रहा है, तो एक्चुअली में क्या करो कि क्वेश्चन तुमसे गेम खेल रहा है, उसने रेट कांस्टेंट में रेट कांस्टेंट की यूनिट मेंशन कर दी होगी, जिससे तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए था कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन हो सकता है, और तब तुम उसके फॉर्मूले लगा पाओगे। तो इस बात को ध्यान रखना कि रेट कांस्टेंट की यूनिट के हिसाब से तुम ऑर्डर को जज कर सकते हो। जैसे अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट दिया हुआ है, कुछ के की वैल्यू लिखा हुआ है समथिंग, मान लो 80 मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसा मान लो लिखा हुआ है, तो तुमको खाली यूनिट देखना है कि भाई मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया, मतलब ये 0 ऑर्डर को डिपेंड कर रहा है, और फिर 0 ऑर्डर के जो फॉर्मूले बनेंगे उसको तुमको लगाना है। फॉर्मूले पे हम लोग आगे आएंगे जब उसका डेरिवेशन करेंगे। तो यूनिट देखते हुए तुमको अंदाजा लग जाना चाहिए कि भैया ये 0 ऑर्डर का है, और फिर तब तुम 0 ऑर्डर के फॉर्मूले उसमें लगा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस लेता हूं कि इफ m इज इक्वल टू 1, m जो है 1 के बराबर आ गया, तो अगर ऐसा हो गया इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर अगर बोल रहा हूं तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर K A की पावर 1, मतलब कि A की पावर 1 मतलब A रखोगे ऐसे ही, A क्या होता है, कंसंट्रेशन है, मतलब कि मोल्स पर लीटर, और इधर है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो तुम अगर इसको तोड़ोगे तो देखो क्या बच जाएगा, इधर है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, ये हो गया K इंटू मोल्स पर लीटर, इस तरह से हो गया। तो मोल्स पर लीटर जाएगा कट, और K का जो यूनिट का आंसर आएगा वो आएगा पर सेकेंड। तो जब भी पर सेकेंड यूनिट देखते हो तो वो यूनिट किसका है, वो यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर का। सिमिलरली C पे आओ, इफ m इज इक्वल टू मान लो कि 2 है, सेकेंड ऑर्डर, m इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड ऑर्डर है तो इस केस में क्या करोगे, R बराबर K A की पावर 2, तो मतलब मोल्स पर लीटर पर सेकेंड हो गया, इधर K हो गया, और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। तो अब K की यूनिट अगर तुम देखोगे तो 1 मोल पर लीटर से तो 1 मोल पर लीटर कट जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन 1 मोल पर लीटर इधर बच जाएगा, जिसको उधर लेके जाओगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब लीटर पर मोल बन जाएगा। तो हो जाएगा लीटर पर मोल, या मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 और पर सेकेंड, इस तरह से हो जाएगा। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चौथा केस ले लेते हैं, चौथा केस ले लिया कि इफ m इज इक्वल टू 3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को। तो फिर से आ जाओ, R बराबर K A की पावर 3, इसका मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड इट इज इक्वल टू K इंटू मोल पर लीटर का होल क्यूब, ऐसा बन जाएगा। और ऐसा अगर बन गया
तो 1 मोल/लीटर से तो 1 मोल/लीटर खत्म हो गया, लेकिन बाकी 2 वाले बच जाएंगे। और के की यूनिट जो है वो क्या आ जाएगी, उधर लेके जाओगे तो मोल की पावर, इधर मोल है उधर डिवाइड में जाएगा, तो मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2 और पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको के की यूनिट जो है वो दर्शा देगी कि भाई ऑर्डर क्या है। तो कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा गिवन नहीं है जिससे कि आप जज कर पाओ कि भाई कौन से ऑर्डर का तुमको फॉर्मूला लगाना है, तो उसका आंसर कहाँ छुपा हुआ होता है, रेट कांस्टेंट में। तो एक नज़र जरूर रेट कांस्टेंट पे लगा देना भाई, जब भी तुम लोग क्वेश्चन लगा रहे हो, है ना, कि तुमको अगर ऑर्डर का पता नहीं चल पाएगा तो तुमको रेट कांस्टेंट मदद करेगा वो बताने में। नेक्स्ट हम लोग अब एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखने जा रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस को देखो। जैसा मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं, और उसमें ऐसा हो सकता है कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, ऑर्डर भी उसमें हम ले सकते हैं। तो इसको ध्यान दो। टाइप ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो द रिएक्शंस which completes in single step are called elementary reactions. तो जिसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है उसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शंस जो है वो बोलते हैं। जैसे तुम्हारा ये रिएक्शन N2+3H2 gives twice of NH3, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होता है उसका ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सेम ले सकते हैं। हियर स्टोइकियोमेट्रिक coefficients is taken as order। तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हीं को ही हम क्या ले सकते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑर्डर भी ले सकते हैं। तो अगर A+2B gives C+D बोल दिया और बोल दिया कि दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि R बराबर K A की पावर 1 B की पावर 2। दिस वी कैन राइट K A की पावर 1 B की पावर 2। ये एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम लोग बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोल दिया उसने क्वेश्चन ने ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो सिंगल स्टेप है, मल्टीपल स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो इसमें काउंट नहीं होगी। और सिंगल स्टेप में ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रहे कि जो ऑर्डर है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है। हालांकि ये जो लाइन में लिखा हूँ दिस इज ऑल्सो डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है ऐसा नहीं कि ये ऐसी बस एलिमेंट्री का होता है, ऐसा नहीं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही किया हुआ है
और वहाँ से पता लगाया हुआ है, वहाँ से देखा गया। तो जब ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया कि जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उन सभी का ऐसे ही बैठ रहा है कि उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी के ऑर्डर से उसका रेट एक्सप्रेशन वेरी कर रहा है। और इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इट इज टेकन एज ऑर्डर। किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में। सेकेंड टाइप का जो है वो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हैं, द रिएक्शंस which occur in multiple steps. The reaction which occur in multiple steps, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब मल्टीपल स्टेप में बोलने का क्या मतलब है भाई? हो सकता है कि इसमें कहीं पे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो जाए, हो सकता है कि इसमें इंटरमीडिएट के बदले भी और भी स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसमें इंटरमीडिएट ना होके रिएक्टेंट प्रोडक्ट का ही कोई पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है कि इसमें कैटालिसिस रिएक्शन चल रही हो। तो वेरियस टाइप्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को होने में। बहुत ढेर सारे स्टेप्स में वो चीज़ आ सकती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो रेट वेरी करता है, रेट वेरीज और डिपेंड्स मेजरली ऑन स्लोएस्ट स्टेप। तो उसमें जितने भी स्टेप होंगे उसमें से सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है वो रेट को डिसाइड करता है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आरडीएस मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। आरडीएस जो होता है वो कौन सा स्टेप होता है भाई? स्लोएस्ट स्टेप होता है। इस बात का ध्यान रहे। अब इस चीज को एक और तरीके से सोच सकते हो, जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है, उसके 2-3 पार्ट हैं, या एक तुम कंपैरिजन मार सकते हो। मान लो कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, तुम ही लोग पढ़ रहे हो, तो तुम बच्चे हो और उसमें ऐसा चल रहा है कि एक बच्चे मतलब 10 बच्चों की मान लो कि क्लास चल रही है और 10 बच्चों में से 2 ही बच्चे हैं जो कि मेरी स्पीड के साथ नोट्स को लिख पा रहे हैं। बाकी जो 8 बच्चे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि 8 बच्चे मेरी स्पीड के साथ लिख पा रहे हैं लेकिन 2 बच्चे हैं, या 2 क्या, तुम एक ही सोच लो, चलो एक बच्चा है जो कि सबसे कोढ़ी टाइप का है, बैल टाइप का बच्चा, और वो एकदम स्लो लिख रहा है। मतलब जितना देर में हम 3 बोर्ड लिख सकते हैं उतने देर में वो 1 लिख पा रहा है। लेकिन चूंकि वो इसी क्लास का बच्चा है, तो इसी क्लास का बच्चा है तो भाई जब तक वो लिख नहीं लेगा, या सबसे आगे बैठा हुआ है, मान लो समझ रहा है, ऐसा बोल रहा है कि सर हम पहले समझते हैं तब हम लिखते हैं, ऐसा कुछ कर रहा है वो नौटंकी, तो क्योंकि लेकिन वो क्लास का बच्चा है तो हमको उस पर टाइम देना पड़ेगा लिखने के लिए, तो वो लिखेगा। या हम उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा बगल वाले से देख के लिख लो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसने क्या कर दिया, उस बच्चे ने क्लास का टाइम बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो क्लास का स्लोएस्ट स्टेप बन गया। तो क्लास का जो रेट है चलने का, क्लास का जो रेट है सिलेबस को आगे बढ़ने का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट बच्चा ऑफ द क्लास। इन द सेम वे
केमिकल इक्वेशन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है भाई? स्लोएस्ट। मान लिया पहला स्टेप 1 घंटा में होता है, दूसरा स्टेप 5 घंटा में होता है, तीसरा स्टेप आधे घंटे में होता है। तो जो स्टेप 5 घंटा लिया उसी ने ना ओवरऑल रिएक्शन को जज कर लिया, ओवरऑल टाइम उसी ने ना बढ़ा दिया। तो स्लोएस्ट स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वहां पे हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को पता करते हैं और फिर वहां पे ऑर्डर वगैरह के कैलकुलेशन वगैरह होते हैं। वहां पे हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, वी कैनॉट से डायरेक्टली दैट order is same as stoichiometric coefficient। जैसे एक रिएक्शन तुमको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। H2 plus Br2 gives twice of HBr। ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर 3/2 होता है। The order is 3/2 net order। और इसीलिए होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री नहीं है। एलिमेंट्री होता तो एक और एक मिला के 2 हो जाता, इधर एक मिला के 2 हम लोग बोल देते। बट ये एलिमेंट्री नहीं है, इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स आते हैं जिसको मैं जब और डिटेल में इस टॉपिक को कराऊंगा तब तुम्हें स्टेप्स भी बताऊंगा। बट अभी के लिए याद रखो कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आता है वो है 3/2। इसके स्लोएस्ट स्टेप से है ना, ये 3 स्टेप में हो रहा होता है, इनिशिएशन, फिर प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी लगती है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है ना, तो वो बाद में लास्ट में टॉपिक में हम लोग को देखना है। तो वहाँ से निकल के आता है, इसका ऑर्डर 3/2 निकल के आता है। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूले पे जाने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूलेज हम लोग को यूज कैसे कैसे करने, कौन से फॉर्मूले हम लोग को यूज करने होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे डेरिवेशन होता है, ग्राफ कैसे आता है, वो सबको हम लोग को देखना है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो। वहाँ पे थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल टूल जो है तुम लोग को यूज करवाऊंगा, जो कि है इंटीग्रेशन, हल्का फुल्का सा, जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में भी तुमको बता दिया था कि इस चैप्टर में थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन जो है वो तुम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीरो ऑर्डर की। मान लो कि एक रिएक्शन जा रही है ए गिव्स बी, ये जीरो ऑर्डर है। T इज इक्वल टू 0 पे मान लो कि ये इसका कंसंट्रेशन स्मॉल a है, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा A0 हो गया। ये पहले 0 है, कुछ टाइम के बाद ये बन गया A-x, जिसको मैं नाम दे रहा हूं AT, मतलब A का कंसंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू T। और ये x गया मोल तो वहां पे x मोल फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का अगर रेट एक्सप्रेशन की बात करूं तो R विल बी इक्वल टू माइनस dA/dt विल बी इक्वल टू प्लस dB/dt। ये तो अपन के रेट लॉ से ही आ रहा है जो स्टार्टिंग में पढ़े थे रिलेशन। अब देखो चेंज हमने क्या किया, चेंज हमने x किया, तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो कि दिस इज नथिंग बट dx/dt, ऐसा भी इसको लिख सकते हो। x का चेंज हुआ था तो रेट उतना ही होगा, dx/dt हो जाएगा। अब हम लोग को बात करना है कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है।
तो माइनस डी ए बाई डी टी रेट लॉग जब एक्सप्रेस करोगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर है तो आर बराबर के ए की पावर जीरो ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो बन गया आर इज इक्वल टू के। अगर आर इज इक्वल टू के बन गया, इसका मतलब क्या है कि माइनस डी ए बाय डी टी वहां से उठा सकते हो, इट इज इक्वल टू के। और क्या लिख सकते हो कि डी ए इसका इंटीग्रेशन कहाँ से भाई, तो ए नॉट से लेके ए टी, जहां पे ए नॉट ए है, ए टी ए माइनस एक्स है, इट इज इक्वल टू माइनस के, माइनस इधर लेके पहुंचा दिया, इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन चल रहा है फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू टी। दिस इम्प्लाइज, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा ए, तो ए मतलब लिमिट लगाओ, तो ये बन गया ए टी माइनस ए नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस जीरो, तो माइनस के टी हो गया, तो ये माइनस को इधर लेके आ जाओगे तो बन जाएगा ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। So this is the formula which you have to use for first order zero order reaction। तो जीरो ऑर्डर में तुम्हारे पास आया कि ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, जहाँ पे ए नॉट का मतलब क्या है, ए नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए टी का मतलब है concentration of A at time t। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि t it is equal to a naught माइनस ए टी बाय के, है ना, या k इज इक्वल टू ए नॉट बाई ए टी बाई टी ना। इस तरह से हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए डेरिवेशन तुम लोग का हो गया। अब ध्यान देने की बात है कि इसमें ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका एक ग्राफ भी हम लोग प्लॉट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हम डिसोशिएशन से जाए कि अमाउंट डिसोशिएटेड किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि टी इट इज इक्वल टू ए नॉट मतलब था ए टी मतलब है ए माइनस एक्स, तो माइनस ए माइनस एक्स डिवाइड बाई के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू ए से तो कट जाएगा, ऊपर x बच जाएगा बाई के। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, के टी आ रहा है, मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो अमाउंट डिसोशिएटेड होता है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। इस बात को नोट करना है, इसको मैं तुमको लिखवा दूंगा। आई होप उधर लिख लिया होगा, उधर मिटा देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं। तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि x जो था वो था मेरा अमाउंट डिसोशिएटेड। तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन अमाउंट डिसोशिएटेड is directly proportional to टाइम, है ना। x जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ये आप बोल सकते हैं इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। नेक्स्ट हम लोग इसका ग्राफ देखने जा रहे हैं, तो ग्राफ को देख लो कि ग्राफ किस तरह से होता है। तो ग्राफ देखो, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं
रेट वर्सेस टाइम ग्राफ या रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ। अब इसका ग्राफ सोचो कि इसका ग्राफ कैसा आना चाहिए। आर बराबर यहाँ पे क्या आया, के ए की पावर 0, मतलब आर बराबर क्या आया, के। तो भैया इसका जो रेट है वो तो कंसंट्रेशन पे वेरी ही नहीं कर रहा, वो तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तुम कितना भी कंसंट्रेशन चेंज करते जाओ, तुम्हारा जो रेट है वो वेरी नहीं कर रहा। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन तुमको दे देगा, रेट इज ऑलवेज सम के। रेट जो है वो हमेशा क्या है, कुछ के है, चाहे तुम कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो, रेट चेंज नहीं हो रहा है। तो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ तुमको इस तरह से दिखाई दे देगा। रेट हमेशा कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसको देखो, ए नॉट माइनस ए टी वर्सेज टी का ग्राफ। अभी तुम लोगों ने एक इक्वेशन देखा, ए नॉट माइनस ए टी इट इज इक्वल टू के टी, जीरो ऑर्डर के लिए। तो तुम देख सकते हो कि तुम इसको अज्यूम कर सकते हो कि दिस इज जस्ट लाइक योर वाई एक्सिस, टी इज योर एक्स एक्सिस। तो ये कहीं ना कहीं तुमको y इज इक्वल टू एम एक्स का कर्व दिख रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिखाई दे रही है तो इसका कर्व जो है वो कैसा होगा कि ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। तो कुछ इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कर्व इसका तुमको मिल जाएगा। टी जब जीरो है टी जब जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, और टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियली कुछ कंसंट्रेशन तुम लिए हो तो जीरो तो कंसंट्रेशन नहीं बोलोगे। टी इज इक्वल टू जीरो पे नहीं, टी इज इक्वल टू जीरो अगर देखोगे तो तुम्हारा जो ए टी है वो किसके बराबर है, वो ए नॉट के बराबर है बिल्कुल। तो वो जीरो हो जाएगा टर्म। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे ए टी तुम्हारा किसके बराबर, ए नॉट के बराबर है, तो जीरो आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर है, स्लोप के के बराबर है, रेट कांस्टेंट के बराबर है। नेक्स्ट ग्राफ देखने जा रहे हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो देखो ए नॉट माइनस ए टी इट इज इक्वल टू के टी। और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी का मतलब है कि ए टी की वैल्यू तुमको जज करना है। इसका मतलब क्या है कि ए नॉट माइनस के टी जब करोगे तब वो ए टी के बराबर आएगा, और ये है तुम्हारा वाई एक्सिस और टी है तुम्हारा एक्स एक्सिस। माइनस के इज द स्लोप, ए नॉट इज द ए नॉट इज द इंटरसेप्ट। ए नॉट क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो कहीं ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा होगा और माइनस के स्लोप के साथ ये ग्राफ नीचे लेके जाएगा। तो स्लोप जो है इसका माइनस के हो गया, और ए नॉट ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये ए नॉट हो गई, और ए टी एट एनी टाइम टी आपको एक ग्राफ मिल जाएगा। तो देख सकते हो कि जीरो एक ऐसा ऑर्डर है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके कंप्लीट भी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टी कंप्लीशन, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन बचेगा नहीं, तो कंप्लीशन टाइम है, या फिर इसको बोलते हैं कि टी 100%। इसको हम लोग डिराइव भी करेंगे कि कितना निकल के आता है, बट ग्राफ के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास सबसे पहले रेट वर्सेस कंसंट्रेशन कुछ वेरी नहीं करेगा। ए नॉट माइनस ए टी वर्सेस टी का ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और ए नॉट वर्सेस टाइम का कर्व खींचोगे, मतलब सॉरी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का खींचोगे तो आपको एक डिक्रीजिंग स्लोप टाइप का कर्व दिखाएगा। कर्व क्यों इंपॉर्टेंट है, कर्व इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई कि कर्व को देखते कभी कभी सीधे आपको जाना पड़ सकता है ऑर्डर पे,
और उसके बाद फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। तो ग्राफ कभी कभी दे देता है, कभी कभी ग्राफ अगर नहीं देता है तो रेट कांस्टेंट देता है, और नहीं वो भी दिया हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होगा जिससे आप जज कर पाओगे कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है और कौन सा ग्राफ आपको लगाना है। एक और कर्व की बात करते हैं जो कि लास्ट कर्व है हमारा आज का, जीरो ऑर्डर का। वो कर्व है अमाउंट डिसोसिएटेड, मतलब एक्स वर्सेस टी का, एक्स वर्सेस टी का कर्व है, अमाउंट डिसोसिएटेड वर्सेस टाइम का। तो तुम्हें पता था कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो सिंपली यहाँ भी क्या बन जाएगा, यहाँ होता है x इज इक्वल टू kt, तो यहाँ भी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लाइन बन जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लाइन बन जाएगा दिस इज थीटा। इसका जो स्लोप है जो कि tan थीटा है वो क्या है, वो k के बराबर है, और x वर्सेस t का ग्राफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आ जाएगा। तो दीज आर द 4 ग्राफ्स विथ रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आई होप तुमको ये सारे ग्राफ समझ में आए होंगे, और इन ग्राफ्स को बार बार देखो, लेक्चर को बार बार देखो और उसको प्रैक्टिस करो, सीखो कि लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और डेरिवेशंस लेके आएंगे जीरो ऑर्डर के, और जीरो ऑर्डर के डेरिवेशंस के बाद फिर उसके क्वेश्चंस को भी लेके आएंगे। आज की क्लास के लिए ग्राफ पे हम लोग क्लास को एंड करते हैं। इसको जाके रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की।